बताया था हमारा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नहीं, एक टॉपिक उसमें रह गया था, दैट इज़ न्यूटन्स रिंग। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूटन्स रिंग में से। इस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ थोड़े फॉर्मूलाज हैं, लाइक जैसे पोलराइजेशन में हमने तो 2-4 फॉर्मूलाज देखे थे। सिमिलरली इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 2-4 फॉर्मूलाज हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिए एंड 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। सो देखिए, जो न्यूटन्स रिंग है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू मिली थी। अब एक्सपेरिमेंट क्या था उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी ताकि आप समझ सकें अच्छे से, एक सेटअप दे दूँगी बेसिक सा। ये क्या था, आपका एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ये सोर्स है आपका, ये एक सोर्स हो गया, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया। साइड ये आपके हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ क्या करा है इन्होंने, एक स्लैब रख दिया है थोड़ा सा टिल्ट करके, ग्लास स्लैब, ठीक है। एंड यहाँ पर एक लगा दिया है लेंस, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपकी ये मान लीजिए ये लाइट जा रही है, आगे बढ़ेगी, यहाँ कहीं पहुँची। सिमिलरली ये वाली लाइट भी आगे बढ़ के आपकी यहाँ कहीं आई और ये भी आगे आपकी यहाँ कहीं आई। अब इस लेंस की वजह से, ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स ही है ना। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अब आपकी ये इनवर्ज हो जाएगी, तो ये आपकी सीधी इस तरफ आ जाती है। सिमिलरली ये भी इधर आएगी एंड अगेन आपकी ये वाली भी इधर आगे आएगी। अब क्या होगा, ये आपकी स्लैब जो है ये आपका टिल्ट करके रखी गई है कोई एंगल पे। कितने एंगल पर रखी जाती है, 45 डिग्री पर रखी जाती है। 45 डिग्री पे क्यों रखी जाती है, ताकि इसके ऊपर ये रेज, इसके ऊपर ये जो यहाँ से लाइट है, ये जो लाइट सोर्स है, ये आए और आके डायरेक्टली इस पर इंसिडेंट करके ये इसको रिफ्लेक्ट कर दे। अब रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाता है, ये नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर एक और सर्कुलर स्लैब रखी होती है, सर्कुलर लेंस आप कह सकते हो, किस एक सर्कुलर एक ग्लास स्लैब के ऊपर। ये पूरा टच होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये इसके ऊपर रखी है, एक ग्लास स्लैब है ये ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर आपका ये एक लेंस रखा है। अब यहाँ से टकरा कर क्या होती हैं, वेव्स आपकी इस पर आती हैं, इसमें से भी फिर ये कुछ अंदर आ जाती हैं यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ अंदर आएगी, सिमिलरली यहाँ से भी टकरा के इधर आ जाती है। अब देखिएगा इस क्या होता है कि जब ये लाइट यहाँ पर आके, मैं पेन चेंज करती हूँ, ऐसे ऐसे गाइस कि वेव इस तरफ आ रही है, सिमिलरली ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पर टकराने के बाद यही वेव आपकी वापस भी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, सिमिलरली यहाँ भी वापस होगी इस डायरेक्शन में, सिमिलरली यहाँ भी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे बहुत सारी, ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 का एग्जाम्पल लेके बताया है, बहुत सारी वेव्स होती हैं, तो क्या होता है इनका आपस में, इन वेव्स का आपस में इंटरफ्रेंस होता है। प्लस क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पर टकराई वेव, एक तो सेम इधर ही वापस चली गई, एक थोड़ा सा डेविएट करके पाथ को ऐसे भी वापस जाएगी, एक हो सकता है इधर से वापस चली जाए, और इन शॉर्ट क्या होगा, लास्ट में सबका आपस में इंटरफ्रेंस होगा। तो क्या होता है इसके बाद, एक सेकेंड,
गाइस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। इसमें जब रिकॉर्डिंग होती है तो यहाँ पे सिंबल बना हुआ आता है इस पे ना, ये जहाँ पे हाईलाइट और कर रही हूँ मैं, यहाँ सिंबल आता है बना हुआ, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, वेट अ मिनट गाइस। गाइस अगर बीच में आपको 1-2 मिनट का वेस्टेज लग रहा होगा ना, कुछ अगर हो गया है तो आप प्लीज़ उस टाइम को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में ना मुझे पता नहीं चल रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। फिर मुझे लगा कहीं कल जैसा ना हो जाए कि एंड में पता चले वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है पूरी। तो गाइस क्या होता है कि देखिए, ये आपकी जो है ये जो वेव्स हैं ये वापस जाती हैं, और यहाँ पर ये आपस में जो होता है इनके बीच में होता है इंटरफेरेंस। और क्या होता है कि इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर, यहाँ पे ऊपर इन वेव्स के, ये जो ऊपर जा रही है ना, ये जो कोलाइड यहाँ पे जहाँ से ये मुड़ती हैं उससे ऊपर ठीक ला के ऐसे यहाँ पर एक रखा जाता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप से ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है इसको देखा जाता है, उसको नोटिस किया जाता है यहाँ पे इंटरफेरेंस को। जब इस इंटरफेरेंस को नोटिस किया जाता है तो ये कैसा लगता है आपस में, ऐसे जैसे ये इस तरह से इंटरफेरेंस कर रही हूँ सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, ये ऐसे लगती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसी बनती है आपकी, इस तरह से। ठीक है, अब एक केस तो ये हो गया कि ये यहाँ से वापस आ जाती है, तो ये आपका ड्यू टू हो गया रिफ्लेक्शन, रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। दूसरी एक सिचुएशन और होती है, वो क्या सिचुएशन होती है कि आपकी ये जो रिंग है, ये जो आपकी वेव्स है, ये वेव आपकी यहाँ पे ना रुकने के बाद अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, और फिर यहाँ अंदर भी ऐसे पार्ट्स में बट जाएगी कुछ, यहाँ से टकरा के फिर ये वापस भी होगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये आपस में इंटरफेरेंस होगा। तो ये वाला जो इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर भी आपकी कुछ वेव्स बनेंगी और ये इस तरह से बनेंगी, मतलब यहाँ पे भी जो आपकी रिंग्स बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिट हो गई ना, इसमें से स्लैब में से ट्रांसमिट हो गई, उसके बाद जो रिंग्स बनी है वो उसका है ये पैटर्न, रिंग्स ड्यू टू ट्रांसमिशन। और ये रिंग हो गई रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक सेटअप था आपको बताने के लिए कि हमारी रिफ्लेक्शन वाली रिंग जो होती हैं वो कैसे बनती हैं और ट्रांसमिशन वाली जो रिंग होती हैं वो कैसे बनती हैं। अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे। बाकी डेरिवेशन पार्ट में मैं नहीं जाऊँगी, अदरवाइज इट विल टेक टू लॉन्ग, सो आई वोंट गो देयर। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वही फॉर्मूलाज बताऊंगी, वरना फॉर्मूलाज का भी एक लंबा अच्छा खासा चार्ट आता है। ठीक है, तो एक सेकेंड ये बोर्ड इरेज करके फिर आई विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूलाज एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो एक सेकेंड गाइस, मैं इसको ना चलिए हम देखते हैं न्यूटन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये नोट रखना, अभी मैं ये जो आपको जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाऊंगी ये फॉर आपका रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना अच्छे से, दिस इज़ फॉर द रिफ्लेक्शन ओनली। खैर, अगर जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन के केस में जो आपका जो रिंग्स बनती हैं उनको जब ऑब्जर्व किया गया तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो सेंटर वाली फ्रिंज थी, सेंटर वाली जो रिंग बन रहा था, जो आपका सेंटर मैक्सिमम नहीं बनेगा राइट, सेंट्रल फ्रिंज जो कि सेंट्रल रिंग थी ये वाली, ये जो थी आपकी ये डार्क रिंग थी। देखो जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये स्लिट्स में से निकल कर जाती थी और स्क्रीन पर हमारी जो सेंटर में यहाँ बनती थी वो हमेशा हमने क्या पढ़ी थी, हमारी ब्राइट होती थी। ठीक है, लेकिन न्यूटन्स रिंग के केस में अगर आपका रिफ्लेक्शन वाला सिनेरियो है तो आपकी जो है सेंटर रिंग वो कैसी होगी, वो आपकी डार्क होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। अच्छा, मैंने आपका खैर बना देती हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना बना देती हूँ। यहाँ से ये आपकी वेव्स आ रही थी हमारी, इस स्लैब पे पड़ रही थी, लेंस पे सॉरी, ये आपका एक स्लैब के ऊपर रखा हुआ था, ये आपस में टच थे। ठीक है, ये टच है बिल्कुल। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पर है ये ऐसे आगे तक क्रॉस कर रही थी।
पार्ट डिफरेंस में आपका लिख देती हूँ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे क्या चीज़ क्या डिनोट करती है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये जो है टी, ये टी की आपका डिनोट करता है थिकनेस, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड द लेंस। तो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पी की, यहाँ पर अगर आप पॉइंट पी ले लेते हैं, इसकी आप बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका टी मतलब आपका जो स्लैब है और ये जो आपका स्लैब है और ये जो आपका लेंस है, इसके बीच में यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर आपका टी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमारी बात आती है कॉस आर की। ये आर क्या है, देखिएगा ये आपका लेंस रखा है, ये इस तरह से यहाँ आपका लेंस रखा है, लेकिन ये एक पोर्शन काट के रखा है ना कभी तो ऐसे पूरा सर्कल रहा होगा ना, तो इसका ये एक पोर्शन इतना काट के रख दिया है यहाँ पे। तो अगर ये पूरा सर्कल हम इसका देखते हैं तो इसकी जो रेडियस है वो हमारी आर, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जगह पर, इस जगह पर देखें, लाइक ये है आपका ये और ये है आपकी स्लैब, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रेडियस देखें तो सिर्फ इतने से हिस्से की अगर आप रेडियस की बात करें जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो रेडियस भी आपकी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। क्योंकि देखिए जब आप इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो आपकी पूरी रेडियस आएगी। ये स्लैब काट दिया आप, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ 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 कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप एक पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी रेडियस। मूव ही नहीं हुआ ना, मूव नहीं हुआ तो वो तो ज़ीरो ही हो गया। फिर अगेन हम बात करते हैं थीटा की। थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, वो जस्ट एक पॉइंट पर मिल रहा है, ये है और ये यहाँ पर आके सिर्फ एक पॉइंट पर ये टच हो रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा आपका, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करी ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 म्यू 0 कॉस 0 प्लस 0 माइनस लैम्डा बाई 2। अब आप देखिए ये वाला पूरा टर्म तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, रह गया सिर्फ इतना। ठीक है, इसको अब हम माइनस के साइन के साथ ना रखें, नॉर्मल रख देते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू सॉरी पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। सो दिस इज योर पाथ डिफरेंस। ठीक है, इन जनरल जब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस का, अब इसमें भी आपकी सेंट्रल कौन मैक्सिमा, मिनिमा, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बनता है। अब हम उसमें देख लेंगे आपका कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ये आपका नॉर्मल पार्ट डिफरेंस हो गया रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, तो मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ, सिर्फ यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट हमने कैलकुलेट किया है इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, नीचे का पोर्शन इरेज कर देती हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये इरेज हो जाए बस। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इसमें वन बाय वन सारे टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर आपका ब्राइट फ्रिंज होता है तो वो कौन सा केस होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया था, कंस्ट्रक्टिव केस होता है। और यहाँ पर हमारी किस तरह की जो बनती है वो हमारी बनती है मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा फ्रिंजेस बनती हैं। तो जब हम कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं और ये मैक्सिमा का केस होता है, तो हमारा किस तरह का नंबर लेते हैं, हम इवन नंबर लेते हैं कि ऑड नंबर लेते हैं, बताइए। इवन नंबर होता है हमारा, तो इसमें हमारा इवन नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा इवन नंबर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, इवन ही आता है ना। ये 2 4 6 ये क्या होते हैं, इवन ही होते हैं ना। सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज बिटवीन इवन एंड ऑड। इवन ही होता है ना ये 2 4 6। हाँ, तो ठीक है, तो ये आपका इवन नंबर हो गया। इवन नंबर बनाने के लिए अब इसका हमारा इस तरह से आप याद रखिएगा, अब इसका पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2n लैम्डा बाई 2। आप 2 से 2 को कट कर सकते हो तो फाइनली आपका कितना आ जाता है, n लैम्डा। ठीक है, तो फॉर द ब्राइट फ्रिंज आपका पार्ट डिफरेंस n लैम्डा से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर हमने जो पहले इक्वेशन लिखी थी पार्ट डिफरेंस की, एक बड़ी सी इक्वेशन लिखी थी 2 म्यू टी कॉस आर
प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2, ये इक्वेशन लिखी थी। इसमें देखिए ये तो टर्म्स आपके जीरो ही हो जाएंगे, 100% फिक्स है, ठीक है। ये क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर भी अगर मान लीजिए आप लेते हैं तो आर तो इस पॉइंट पर भी जीरो हो गया और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी यहाँ जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ थिकनेस आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपकी थिकनेस आ जाती है वहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस आप 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके सही है पाथ डिफरेंस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो एक तो आपको मिल गया पार्ट डिफरेंस 1 ये, और एक पार्ट डिफरेंस मिल गया 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो व्हाट यू गेट 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा यहाँ माइनस का है तो हम इसको इधर ले आ सकते हैं, और इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इधर से हटा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 1/2, और इसमें से हम लैम्डा कॉमन बाहर निकाल लेंगे, यहाँ एलसीएम लेके नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2 म्यू टी, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर योर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है ये आपकी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका जो फ्रिंज विथ है वो आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन में वो दे सकता है काइंड ऑफ कि आपको दे देगा जो यहाँ पर ये है आपका स्लैब है और ये ग्लास है, यहाँ बीच में ये जो आपको थोड़ा सा ट्रांजिशन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये आपका इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बेसिकली आपकी यहाँ एयर प्रेजेंट होती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है। बट अगर क्वेश्चन में वो कुछ और देता है आपको स्पेशली मेंशन करके तो आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब आपको हो सकता है वो क्वेश्चन में इस तरह से दे दे कि म्यू दे दिया, टी दे दिया, एन दे दिया, लैम्डा दे दिया, और पूछे बताइए ये ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे कि डार्क फ्रिंज बनाएंगे। तो आपको क्या होगा, इन सब जगहों पे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है तो वो आपकी ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ब्राइट फ्रिंज नहीं बनाएगा। हालांकि उस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, जो अभी क्वेश्चन आते हैं हम उनको भी देखेंगे। बट पहले आप ये आपने क्या देख ली, कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आपको करवाती हूँ इसके बाद कंडीशंस फॉर द डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे, इसको बस मैं इरेज कर दूँगा इस। मैं वीडियो पॉज करके इरेज कर दूँगा, इसे होगा नहीं वरना ना लोड हो जाती है फाइल थोड़ी सी ज़्यादा। डार्क फ्रिंजेस के केसेस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव केस होता है ना डार्क फ्रिंजेस में, और हमारा कैसे बनते हैं यहाँ मिनिमा। एंड पॉइंट हमेशा याद रखना, इसकी जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा इसकी डार्क होती है जब आपका रिफ्लेक्शन के थ्रू न्यूटन साइन को आप ऑब्जर्व करते हो तो, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है, ऑड का केस होता है। ऑड के केस में आपका क्या सिचुएशन आप लिखते हो, या तो 2n माइनस 1 लिख दोगे या 2n प्लस 1 लिख दोगे। हमने ये पढ़ा था यंग्स डबल सेट में भी, तो हम यही लेके चलते हैं। तो पार्ट डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब दूसरा वाला एक आपका पार्ट डिफरेंस ये तो था ही, ये तो है ही एक, इसको अब 1 लिख देते हैं, और हमारा ये वाला है जो इसको हम 2 लिख देते हैं। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो व्हाट यू गेट 2n माइनस 1 लैम्डा 1। एक सेकेंड गाइस, पीछे से खुला था जब ये बोर्ड मैंने ओपन किया वहाँ से नहीं खुला, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिख देती हूँ। फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड द मिनिमम, देखिए फॉर डार्क फ्रिंजेस के केसेस में मैंने आपको क्या बताया, हमारा हम कौन सा केस लेते हैं, ऑड में दो कंडीशन 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, कुछ भी ले सकते हैं हम, बट सिंस हमने हमेशा ये लिए तो हम यही लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पार्ट डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड गाइस, हो क्या रहा है इसमें, कल भी दिक्कत हो रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है लेक्चर। एक सेकेंड मैं पॉज ही कर देती हूँ। एक हमारा ये वाला आपका डार्क फ्रिंज का निकल जाएगा, क्योंकि हमें ऑड नंबर ऑफ लेना होता है, जहाँ पर हमारा एन यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। एंड अगेन आपका जो पाथ डिफरेंस है इसका एक फॉर्मूला ये वाला तो हमने देखा ही है, जो होता ही है
बाकी ये कैसे आता है, इसके पीछे का डेरिवेशन बहुत लंबा है, लेकिन एक मेन इक्वेशन आने के बाद इस इक्वेशन पे आप कैसे आते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया था पहले वीडियो में। ठीक है, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 2n-1 λ/2 इक्वल्स टू 2 μt माइनस λ/2। अब आप इसको उठा के इधर ला सकते हैं, ये माइनस से प्लस का बन जाएगा। तो अगर आप इसको उठा कर इधर ले आएंगे हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो प्लस में था, ये भी इधर आके प्लस का λ/2 हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये λ/2 है, ये भी λ/2 है। आप बेसिकली λ/2 को बाहर निकाल के अंदर लिख सकते हैं 1 + 2n-1। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 μt। अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 2n λ/2 इक्वल्स टू 2 μt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू गेट n λ इक्वल्स टू 2 μt। तो ये आपकी कंडीशन किस चीज़ की आ गई, ये आपकी कंडीशन आ गई डार्क रेंज की या फिर मिनिमम की। ठीक है, ये आप सिर्फ कंडीशन याद रखिएगा और कुछ ज़्यादा इसमें याद रखने का नीड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हाँ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो डायमीटर पे बेस्ड आते हैं, स्पेसिंग पे बेस्ड आते हैं कि दो रिंग्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं पूरा ही इरेज कर देती हूँ बोर्ड। कितना इरेज होता है, इरेज हो जाए तब ना। ये तो वही देखिए, तो ना तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी आती है यहाँ पर, और बाकी टाइमिंग तो आप देख ही रहे हैं ये कितना ज़्यादा हैंग कर रहा है बोर्ड। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को, और इस पर 100% क्वेश्चन आता ही आता है, और 100% इस बार भी इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारी रिंग्स दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी ब्राइट रिंग जो हमारी मैक्सिमा के टाइम पे बनती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, डार्क रिंग, जो हमारी कब बनती है, मिनिमा के टाइम पे। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले ब्राइट रिंग का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका डायमीटर nth टर्म पे, ठीक है, लाइक आपसे पूछा जाएगा कि आपकी 4th टर्म की जो 4th नंबर की रिंग है उसकी डायमीटर कितनी है, या 6th नंबर की ब्राइट रिंग है उसकी डायमीटर कितनी है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि 8th नंबर की जो डार्क रिंग है उसकी डायमीटर कितनी है। तो जो भी नंबर की आपसे डायमीटर पूछी जाएगी वो नंबर की डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इसका फॉर्मूला है, कैसे आता है इसका बहुत डेरिवेशन है अच्छा खासा लंबा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को। बाकी अगर आप डार्क का देखते हैं तो डार्क का सिंपल है, सिमिलरली dn का स्क्वायर 4n लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू। ये है आपकी डार्क रिंग का आपका डायमीटर निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर आपका डी क्या है, डायमीटर। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एन इज द नंबर ऑफ द, जो भी आपको निकालना है, नंबर ऑफ द रिंग, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद एक और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ का, इस पेन तो चेंज करना था मुझे ये हाईलाइट करने के लिए, लेकिन डर लग रहा है पेन चेंज करने में, पता चले कहीं आपका फिर बोर्ड हैंग कर जाए और फिर बहुत टाइम लग जाए। खैर, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट क्या है आपका, स्पेसिंग। चलो हो तो गया चेंज, ये तो दो चेंज हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये वो वाली चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे कहा जाता है स्पेसिंग बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स, आपसे 2 कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स के बीच का स्पेस पूछ लिया गया। देखिए सपोज ये आपके बीच वाली तो आपकी डार्क की, उसके बाद एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, फिर रिंग ये हो गई। तो अगर मान लीजिए इन दोनों रिंग के बीच का स्पेस पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे बताएंगे। मैं इसको डिनोट करती हूँ एस से। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका √n, मतलब जो बड़ी वाली रिंग है आपकी, मतलब जो बाद वाली है, लाइक अगर ये 4th या ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो थर्ड वाली n हो गया आपका 3 वाली।
माइनस √n - 1। देखिए यहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा, जो बड़ा वाली रिंग होगी वो यहाँ रखनी है और छोटी रिंग यहाँ रखनी है। जो भी रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है लैम्डा r से। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका चलिए मैं एक एग्जांपल आपको चलिए लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो भी मैं यहीं इसी पेज पे करवा देती हूँ ताकि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर क्वेश्चन में आपको इफ़ डायामीटर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? डायामीटर गिवन है ऑफ 2 रिंग्स, 2 रिंग्स का। अगर एक रिंग का गिवन होता है तब तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते हैं, या अगर ब्राइट है तो आप ये लगा देंगे। लेकिन अगर आपको दो दो रिंग्स है और दो का डायमीटर गिवन है आपको, एंड आपसे लैम्डा कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है क्या? वेवलेंथ। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर आपको दो रिंग का आपको डायमीटर गिवन होगा और वेवलेंथ कैलकुलेट करवाएगा, तो इसमें आपका वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिंग्स कोई भी हो सकती है, डार्क या ब्राइट है उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का फॉर्मूला आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा। ये होगा dn + p का होल स्क्वायर माइनस dn² डिवाइडेड बाय 4pr। ठीक है, दिस इज योर द फुल फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें आपको r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करती हूँ, इसमें n क्या है और p क्या है हमारा, तो देखिएगा इस n जो है ना हमारा, n है वो हमारी स्मॉलर डायमीटर ऑफ स्मॉलर रिंग डायमीटर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, बाकी आप समझ जाइएगा, थोड़ी इंग्लिश आगे पीछे हो गई, डायमीटर ऑफ स्मॉलर रिंग लिखना चाहिए था। अब p आपका क्या है? p है आपका डायमीटर ऑफ लार्जर रिंग माइनस डायमीटर ऑफ स्मॉलर रिंग। इसका मतलब जब आपसे dn+p² इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जो आपकी लार्जर रिंग का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आप इसको इधर ले आएंगे, डायमीटर ऑफ स्मॉलर रिंग को इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा और फाइनली क्या रह जाएगा? डायमीटर ऑफ द लार्जर रिंग। ठीक है, अभी हम इससे क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, तो आपको और अच्छी तरह ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड रुकिए, लेट मी चेक द टाइम। टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपको सारे फॉर्मूलाज यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं एक अपना सेकेंड चीज़, जो हमारी न्यूट्रल रिंग्स ऑफ द ये रिफ्लेक्शन अभी तक हमने पढ़ी है सारी, जितनी भी पढ़ी है। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन का केस भी होता है जब रेस जो होती है अंदर स्लैब में चली जाती है। तो अगर आपकी रे जो है, जो वेव है, वो स्लैब में चली जाती है और वहाँ पर वो कोई रिंग जैसा फॉर्म बनाती है, ये आपकी आ रही होती थी इधर से वेव, यहाँ पर ये आपने रखा था एक लेंस, और यहाँ पर ये एक रखा था स्लैब। ठीक है, होता क्या था, ये आपकी रिंग अंदर आती थी, सपोज ये अंदर चली जाती है, यहाँ इंटरफ्रेंस होता है, ये मान लीजिए रिंग वापस हो रही है इससे टकरा कर, और फिर यहाँ पर इंटरफ्रेंस हो रहा है, और उसकी वजह से अगर ये यहाँ पर कुछ रिंग जैसा आपको ऑब्जर्व होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, ठीक है, ये जो रिंग जैसा ऑब्जर्व होता है, तो इस वाली रिंग को हम क्या कहते हैं? ड्यू टू ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। न्यूटन्स रिंग ड्यू टू ट्रांसमिशन, इसमें पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने जब पहले पढ़ा था, तो हमारी जो सेंट्रल फ्रिंज थी, जो सेंटर वाली हमारी निकल रही थी, ये सेंट्रल वाली, ये कैसी थी बताइए? डार्क थी कि हमारी ब्राइट थी? डार्क आ रही थी, यहाँ पर ये आपकी ब्राइट होती है। तो रिमेंबर दैट थिंग, जब आपकी ट्रांसमिशन की वजह से न्यूट्रल रिंग बनती है, तो उस कंडीशन में आपकी ब्राइट फ्रिंज बनती है, जो सेंट्रल वाली फ्रिंज होती है वो आपकी हमेशा ब्राइट होती है। ठीक है, अब इसमें आपकी बाकी चीज़ें सब सेम रहती हैं। आपका आपका जो ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला था, कंडीशन थी, डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन थी, वो सब सेम रहेगा आपका। सिर्फ चेंज आपका क्या आता है इसमें, जो एक इम्पॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा डायमीटर के केस में। ठीक है, क्या चेंज आता है डायमीटर के केस में? आपका रिवर्स हो जाता है। जो आपकी ब्राइट फ्रिंज की थी ना,
फॉर्मूला वो आपका यहाँ पर डार्क फ्रिंज का बन जाता है, और जो डार्क फ्रिंज का था वो ब्राइट फ्रिंज का बन जाता है। तो ब्राइट के लिए अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, dn² इक्वल्स टू 4m लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू। देखिए अपना पेज पलट के देखिए, ये पहले जब आपका रिफ्लेक्शन वाला केस था उसमें ये आपका डार्क फ्रिंज के लिए लिखवाया था डायमीटर का फॉर्मूला, लेकिन जब आपका ट्रांसमिशन का केस आया तो ये फॉर्मूला आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए आया। क्यों हुआ रिवर्स, इसके पीछे फिर पूरा डेरिवेशन आएगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका डार्क फ्रिंज में भी अब किसका आएगा, डार्क फ्रिंज के केस में आपका आएगा अब ब्राइट फ्रिंज वाला, 2n-1 लैम्डा r डिवाइड बाय प्लस था माइनस था, माइनस होगा ना, प्लस 2 माइनस ही होगा, माइनस ही देखा है ना, माइनस, ठीक है। सो दिस इज द केस, लाइक देखो आप प्लस भी लिख सकते हो माइनस भी लिख सकते हो, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन हमने माइनस का लेके हर जगह करा है तो इसीलिए हम माइनस लेके चलते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लाइक आप 2n-1 लिखो, n की जगह आप 1 पुट कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ +1 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 नहीं 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया डार्क का स्पेस। बाकी चीज़ों का आपका फॉर्मूला सेम रहता है, लाइक अगर आप स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स, तो वो भी आपका सेम वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है, लैम्डा r, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आपके ट्रांसमिशन का केस हो चाहे आपका रिफ्लेक्शन का केस हो, कोई भी केस हो आपका, बाकी फॉर्मूला सेम रहते हैं, सिर्फ जो फॉर्मूला चेंज होंगे वो मैंने आपको लिखवा दी हूँ, ठीक है। अभी हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं आपके जो है सारे टॉपिक समराइज करवा मतलब सारे फॉर्मूलाज एक बार समराइज करवा दूँगी, ठीक है। अब मैं इस बोर्ड को एक बार रेज कर देती हूँ टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। एक मिनट गाइस, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको पॉज करके इरेज कर दी। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन 11th and 10th ring of wavelength 100 meter and radius 0.01 मीटर। अब इसको आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। देखिए मैंने आपको स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला बताया है, √n माइनस √n-1 लैम्डा r। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, √n जो है ये आपका क्या है, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो, बड़ी वाली जो रिंग होगी जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो, और ये आपका क्या होगा जो आपके छोटे डायमीटर वाला होगा। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, √11 माइनस √10 इंटू लैम्डा, लैम्डा की जगह आप ये पुट करेंगे 100 मीटर, आपकी वेवलेंथ गिवन है, और रेडियस आपको कितना गिवन है, 0.01 मीटर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा √11 √10, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली 1 रह जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्पेसिंग का कितना, √11 माइनस √10, ओके। तो ये आपको एक स्पेसिंग का मैंने आपको क्वेश्चन दिया ताकि आपको समझ में आए और कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट diameter of eighth bright ring is 0.95 सेंटीमीटर। ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, रेडियस दिया है 0.1 सेंटीमीटर, एंड ये क्या दिया है, डायमीटर दिया है आपको 0.95, रेडियस दिया है 0.1, एंड साथ में आपको वेवलेंथ कितना दिया है 6 लैम्डा दिया है आपको 600 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, म्यू, ठीक है। अब आपको म्यू फाइंड करना है, तो म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या गिवन है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला हिंट हमें ये मिल गया कि हमें कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं पता चल गया। फिर हमें दिया है डायमीटर ऑफ द 8th ब्राइट रिंग,
ब्राइट रिंग वर्ड देखते ही हमें समझ में आ गया कि हमें ब्राइट रिंग का फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें यहाँ डायमीटर वर्ड भी दे दिया। अब मैंने आपको बताया था कि डायमीटर के इंपॉर्टेंट बहुत फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं डी। अच्छा, कौन से नंबर की रिंग है? 8th नंबर की रिंग है। 8th का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2n-1 लैम्डा आर डिवाइडेड बाय म्यू। हमें म्यू कैलकुलेट करना है। लैम्डा हमें गिवन है कितना 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसे हम लिख सकते हैं 6600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस आप बोल सकते हैं, हमें कितना गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड डायमीटर हमें कितनी गिवन है? सिर्फ डायमीटर, स्क्वायर नहीं है उसके, सिर्फ डायमीटर 0.95 सेंटीमीटर, जिसे आप कितना लिख सकते हो 0.95 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो चलिए अगर हम इसमें वैल्यूज़ अपनी सारी पुट करके देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। 0.95 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन की जगह हम क्या पुट करेंगे? 8 लेंगे हमारी, तो 8 इंटू 8-1। ठीक है। लैम्डा मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे? 6600 इंटू 10⁻⁻10 इंटू आर की जगह आप क्या लिखोगे? 0.1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप 0.95 को 0.95 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपका करीब करीब आ जाता है 0.90। अगर कुछ और आता है पर मैं उसको छोड़ देती हूँ। ठीक है। इंटू 10⁻⁻2 है, तो ये कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 8 16, 16 - 1 15 और 15 इंटू 2 30 इंटू 6600 इंटू ये 0.1 है आपका, तो ये 0.1 को भी आप यहाँ से हटाएंगे तो आपका यहाँ पर एक माइनस का टर्म बढ़ जाएगा। पहले भी आपका -10 और -2 कितना है? 12 हो जाएगा, एक माइनस ये लग जाएगा तो -13 आ जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू। अब क्या करेंगे? हम इस म्यू को इधर ले आएंगे और इस टर्म को नीचे लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 30 इंटू 6600 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 10⁻⁻4। इससे यहाँ पर कट करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा? 10⁻⁻9 सिर्फ रह जाएगा आपका। एंड अगेन आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा आपका। 10 3 4 2 2 0 0। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा आपका म्यू का 2 2 0 एंड एक 0 एक्स्ट्रा इंटू 10⁻⁻9। यहाँ से इसको और इसको अगर आप कंपनसेट करते हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? 5 रह जाएगा आपका 4 3, आपका आ जाएगा 0.22 इंटू 10⁻⁻3। ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी एग्जाम में आपको जैसे भी जो क्वेश्चंस गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, ज़्यादा इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूँ कि बस डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके करने हैं आपको। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैंने आपको जो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं ना उनके साथ डिस्कस कर दूँगी। अच्छा, मुझे एक बार प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि वेव ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिए, ताकि मैं उनका सोल्यूशन फिर अब प्रोवाइड करवा दूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर से। वैसे तो आज ही करवाना था पर मैंने सोचा एक ये टॉपिक करवा के पूरा ख़त्म कर दूँगी वेव ऑप्टिक्स। पहली चीज़, कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है ताकि मैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। दूसरी चीज़ ये कि अब नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो बता दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप सेमीकंडक्टर पढ़ लो, बाकी आपका चॉइस है। वो ख़त्म हो जाएगा एक बार तो उसके बाद तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो सिर्फ सेमीकंडक्टर ही रह जाएगा। वो तो आपको मैं एक दिन में भी करवा दूँगी और अगर टाइम नहीं हुआ तो उसके लिए लंबी क्लास लेके भी कर सकते हैं। एंड वो चैप्टर ऐसा है ना कि वो समझ में आ जाएगा, हम 1 2 घंटे बैठ जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा।
बाकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ये ऐसे चैप्टर है कि इसमें आपको साथ के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। छोड़ो यार, सिर्फ रेडियस लिख देती हूँ। रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, क्या कैलकुलेट करना है इसमें आपको, देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब इसमें आपको वेवलेंथ निकालना है, आपको दो डायमीटर्स की आपको क्या गिवन है, दो रिंग्स की आपको डायमीटर गिवन है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, लैम्डा इक्वल्स टू DN+P का होल स्क्वायर माइनस DN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4PR, ठीक है। DN+P कितना होता है, हमारा जो लार्जर रिंग है उसकी डायमीटर की बात करते हैं, तो लार्जर आपका कितनी हो गई 15। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो D ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस आपका स्मॉलर वन, मतलब जो आपको क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होता है, स्मॉलर और लार्जर से मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको ले लेंगे। तो आपका कितना हो गया 5, तो आपका D 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। P कितना भी आपको P नहीं पता, R। P मैंने बताया था कैसे निकालना है, आपको जो सम दिया है N+P का माइनस इसमें से अगर आप N जो है उसको माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना रह जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई, और R की जगह अगर अभी हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 100 सेंटीमीटर, और आपकी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हम इसे मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। अब हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। D15 की आपको कितनी वैल्यू गिवन है, 9 का स्क्वायर माइनस 0.33, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4000। इसको अब आप सॉल्व करके लिख दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा आपका जो वेवलेंथ आएगी उसकी यूनिट होगी आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये ऊपर कट पिट के आपका कुछ 10⁻⁻10 के फॉर्म में जाएगा, मतलब अब आप वो सॉल्व करके देखिए बस आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग में दीजिएगा, जिस ताकि मैं आपको बता सकूँ आपका करेक्ट है कि नहीं है। ओके, सो दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडे, और मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ यहीं पे। इसके अलावा आपका वेव ऑप्टिक्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, न्यूटन्स रिंग हमने कर लिया, आज ये टॉपिक रह गया था। एंड इसके बाद अब मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करूँगी, एंड देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका चैप्टर होगा उसकी तरफ। बस अगर आप मुझे जितनी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट, तो अच्छा होगा, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज एटलीस्ट लाइक तो करा करिए ना, कुछ पता ही नहीं चलता मुझे, लाइक मतलब बस लाइक ब्लैंक, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, एटलीस्ट कुछ तो बोलो ना। लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक you very much for being with me and for listening the lecture. Here's the end of the video.